हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक न्यू वीडियो के साथ। मैंने एक कंसेप्ट सोचा है कि जितने भी मंथ में लेटेस्ट केस लॉस, चाहे वो एडवांस रूलिंग के हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हैं, तो जीएसटी में कोई भी लेटेस्ट सेक्शन वाइज को केस लॉस आते हैं तो उसको हम मंथली एक लॉ सीरीज़ के नाम से निकाल के उनको हम डेली अपडेट किया करेंगे मंथली। तो स्टार्ट करेंगे कि फर्स्ट जजमेंट के साथ। फर्स्ट जो आई है बेसिकली ये, अगर शॉर्ट फॉर्म में बोल लूँ, सेक्शन भी साथ में कोट करता जाऊंगा। सेक्शन 8 से रिलेटेड 2 जजमेंट आई हैं हमारे पास। ये दोनों एडवांस रूलिंग की हैं। तो पहली जो है वो है बेसिकली तमिलनाडु की। तमिलनाडु एडवांस रूलिंग का है, वेलोरे एसोसिएशन। ये बेसिकली क्या था कि ये बेसिकली हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, हेल्थ केयर की सर्विसेज। तो इन्होंने एडवांस रूलिंग में सिंपल एक क्वेश्चन पूछा। इससे पहले एक और एडवांस रूलिंग आई है, उसने भी सेम जजमेंट दी थी कि जो इन पेशेंट आपके एडमिटेड होते हैं हॉस्पिटल्स में, पेशेंट एडमिटेड रहते हैं, तो उनको डिफरेंट जैसे डायग्नोस किया जाता है और मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, या फिर कोई भी और सर्विसेज जैसे कोई भी कंज्यूमेबल हो रहे हैं उस इन पेशेंट जो आपके वहाँ एडमिट है, तो ड्रग्स यूज़ हो रही है, स्टंट यूज़ हो रहा है, स्टंट हो रहा है, कुछ भी आप कंज्यूमेबल मान सकते हैं ड्रग्स। तो इस एडवांस रूलिंग की जजमेंट आई कि ये जो सर्विसेज अलॉन्ग विद दी हेल्थ केयर सर्विसेज है, हेल्थ केयर की सर्विस होगी, इसके प्लस जो भी सर्विसेज और दी जा रही हैं, या स्टंट सप्लाई हो रहा है, ड्रग्स, मेडिसिन, इम्प्लांट्स, तो उसको बेसिकली सेक्शन 8 की डेफिनेशन में वो मिक्स सप्लाई में ना लेके उसको सेक्शन 8 में कॉम्पोजिट सप्लाई की डेफिनेशन में ले गई। तो कॉम्पोजिट सप्लाई में इसका आपको अगर देखो, वैसे सेक्शन 8 बात की जाए तो जीएसटी में सबसे बड़ा अगर डिस्प्यूट है वो सेक्शन 8 में है, तो वो बात करें ये हम लेके जाएंगे हम कॉम्पोजिट सप्लाई। कॉम्पोजिट सप्लाई में क्या होता है कि जो दोनों सप्लाईज हैं वो कहते हैं नेचुरली बंडल्ड हैं। जो दो ये सप्लाईज हैं इसको बोलते हैं हम नेचुरली बंडेड। तो इसमें नेचुरली बंडेड में वो जब जीएसटी का रेट लेते हैं वो कहते हैं कि जो जीएसटी का रेट लेना है आपने, दैट इज़ जो प्रिंसिपल सप्लाई पे है। अगर मिक्स सप्लाई होगी तो कौन सी आइटम जो हाईएस्ट रेट अट्रैक्ट कर रही है तो वो हाईएस्ट रेट लगेगा। जब प्रिंसिपल सप्लाई लेना है, प्रिंसिपल सप्लाई अगर एग्जम्प्ट हो तो उसकी वो कॉम्पोजिट सप्लाई होने की वजह से पूरी सप्लाई एग्जम्पशन की कैटेगरी में फॉल कर जाती है। तो उसको उन्होंने बोला है ये मिक्स सप्लाई ना होगी, कॉम्पोजिट सप्लाई है। सेकेंड जजमेंट जो आई हुई है वो है मैक्रो मीडिया डिजिटल इमेजिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये भी तमिलनाडु एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का है। इसमें मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ कि क्या कर रहा था। ये जो एप्लीकेंट था, पॉलीविनाइल कार्बन बोलते हैं, पीवीसी की जो ब्लैंक शीट होती है, पीवीसी मटेरियल से बनती है वो, उस पे वो कर रहा था प्रिंटिंग। जैसे आपने फ्लेक्स प्रिंटिंग ये वो के बिजनेस देखे हैं, तो प्रिंटिंग कर रहा था ब्रांडेड एडवर्टीजमेंट वगैरह, जो एज़ पर मतलब कस्टमर की जो चॉइस होती थी वो उनको अपनी चॉइस के हिसाब से बेचते थे। तो उन्होंने बोला है कि इसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। एक तो आप पीवीसी का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, दूसरा आप कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं उसकी डिज़ाइनिंग और ग्राफिक और डिज़ाइनिंग। तो इसको भी तमिलनाडु एडवांस रूलिंग ने कॉम्पोजिट सप्लाई माना है, मिक्स सप्लाई नहीं मान के कॉम्पोजिट सप्लाई माना है। और जो प्रिंसिपल सप्लाई है दैट इज़ योर सप्लाई ऑफ सर्विस, जो आप प्रिंटिंग और ग्राफिंग का दे रहे हैं। तो ये सेकेंड जजमेंट थी, काफ़ी क्लियर कट है, इसमें कुछ डिस्प्यूट वाली बात नहीं है। जो हमारी थर्ड जजमेंट आई है दैट इज़ विद द सेक्शन 9 के साथ। तो सेक्शन 9 में केस क्या हुआ कि जो एप्लीकेंट है वो जो रजिस्टर्ड है दैट इज़ इन राजस्थान में वो रजिस्टर्ड है। ये राजस्थान वाला आदमी शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन ले रहा है हरियाणा में आके। शॉर्ट टर्म होटल हो सकता है, होटल की ली थी बेसिकली उसने, पर होटल जो यहाँ पे होटल का सप्लायर है हरियाणा वाला, वो नेचुरली जब आप प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स देखते हो सेक्शन 12 में,
वो कहता है जब आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी होटल अकोमोडेशन दिया तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई निकलता है जहाँ पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होटल सिचुएटेड है। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई जो है हरियाणा वाले रजिस्टर्ड होटल के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई इज हरियाणा एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर इज ऑल्सो हरियाणा। नेचुरली वो होटल अगर राज्य हरियाणा में ऑपरेट कर रहा है तो उसका लोकेशन उसका वही रजिस्टर्ड ही इज रजिस्टर्ड इन हरियाणा। तो इस केस में ये इंट्रा बनी तो CGST प्लस SGST, ये चीज़ आपको क्लियर हुई, डन। तो एप्लीकेंट ने बोला कि आपका प्लेस ऑफ सप्लाई वहाँ निकल रहा है, बट बीइंग ये मेरा इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, मैं कोई वहाँ पे कन्वेंशन करने जा रहा हूँ, तो मुझे इसका इनपुट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे एडवांस रूलिंग ने तो क्लियर कट जजमेंट दे दी कि नहीं, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बनता है। तो क्रेडिट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एक स्टेट का CGST का क्रेडिट दूसरी स्टेट में नहीं मिलता। तो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने भी सेम उसको किया कि सेम स्टेट में होते तो आपको इनपुट मिल जाता। फिर उसने अपील की, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की अपील आप कर सकते हैं, तो विद इन 5000 की लगता है आप आगे अपीलेट अथॉरिटी में जा सकते हैं। तो उसने भी उसको विद हेल्ड किया। विद हेल्ड मतलब कि उन्होंने बोला कि एडवांस रूलिंग की जजमेंट इज़ करेक्ट और हम उसी को फॉलो करेंगे। तो उसमें बोला कि एक स्टेट का CGST और SGST, दूसरी स्टेट के SGST और CGST का इनपुट आप दूसरी स्टेट में नहीं ले सकते। एक ये फिर नेक्स्ट जो फोर्थ आया केस सेक्शन 15 से वैल्यूएशन के सेक्शन है CGST का। इसमें हल्की सी मैं डायग्राम बनाऊंगा, आपको समझना होगा ये काफ़ी डीप। हालांकि एडवांस रूलिंग बेसिकली ये इसकी जजमेंट है संतोष डिस्ट्रीब्यूटर की, ये भी एडवांस रूलिंग केलरा की जजमेंट है। अब आपको समझना है कि इस केस में हुआ क्या, कि यहाँ मेरी प्रिंसिपल कंपनी है, प्रिंसिपल कंपनी ने आगे एक डिस्ट्रीब्यूटर रखा है। इसको धीरे धीरे आप समझना, आपको समझ आ जाएगा। ये केस थोड़ा सा घुमावदार है, कोशिश करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने की। प्रिंसिपल कंपनी होगी, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर के नेचुरली आगे क्या होगा, डीलर। तो यहाँ पे क्या होता था, इसने प्रिंसिपल कंपनी ने इसको स्टॉक बेचा, स्टॉक सेल किया, आगे डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को स्टॉक सेल करता था। ये चीज़ आपको पहली स्टेप क्लियर आ गया। ये नॉर्मल ट्रेडिंग में ऐसे ही होता है। अब हुआ क्या कि जो इनवॉइस रेस इस डीलर को होता था, अब इसको ध्यान से समझना कि जो इनवॉइस रेज होता था इस डीलर को, जो सबसे नीचे है, जो डायरेक्ट B2C वाला धंधा कर रहा है, कि डायरेक्ट आगे कस्ट कर रहा है, उसको कस्टमर्स को सेल कर रहा है, उसका जो इनवॉइस है वो इशू होता था डायरेक्ट प्रिंसिपल कंपनी से। उसका जो सॉफ्टवेयर था प्रिंसिपल कंपनी का, डायरेक्ट वहाँ से बिल होता था, और प्रिंसिपल कंपनी के सॉफ्टवेयर पे डीलर का कोई कंट्रोल नहीं था। ये जो सॉफ्टवेयर है इस पे डिस्ट्रीब्यूटर का, डीलर नहीं डिस्ट्रीब्यूटर का नो कंट्रोल। यहाँ पे उसने उसको स्टॉक सेल किया, डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे डीलर को स्टॉक सेल किया, बिलिंग हो रही है उस सॉफ्टवेयर से प्रिंसिपल कंपनी की, जिस पे बीच वाला जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका कोई कंट्रोल नहीं है। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर ऑलरेडी अपने ही तरह से डिस्काउंट वगैरह एटसेट्रा वहीं से पिकअप कर रहा है। आपको अभी तक ये चीज़ समझ आ गई? ओके। तो यहाँ पे जब यहाँ पे डिस्काउंट दिया, अब आपको एक छोटी सी लैंग्वेज में एक एग्जांपल समझाता हूँ। यहाँ पे उसने स्टॉक उसको सपोज कर लो 10 का दिया प्रिंसिपल कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर को, आगे डिस्ट्रीब्यूटर ने डीलर को, जो कंपनी बिलिंग कर रही है सपोज कर लो 9 रुपीज़ पे कर रही है। अब डिस्ट्रीब्यूटर को उसका मार्जिन मिलना चाहिए था, नहीं मिला, डायरेक्ट इसकी 10 रुपये की चीज़ डीलर को चलेगी 9 रुपये की। तो इसमें क्या होता था, प्रिंसिपल कंपनी जो इस डिस्ट्रीब्यूटर को एक कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू करती थी ताकि वो ओरिजिनल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से कम हो जाए। नेचुरली जब ये 9 का आगे सेल हो रहा है, इसको 10 की चीज़ ये आगे 9 में तो बेचेगा नहीं, लॉसेस में तो काम करेगा नहीं। तो यहाँ पे एक कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू हो जाता था, कंपनी उसको नेचुरली जो उसका मार्जिन है वो पास ऑन करना था। तो एडवांस रूलिंग की इसमें इस केस में ये जजमेंट आई कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है ही इज़ लाइबल टू पे GST ऑन द एप्लीकेबल रेट ऑन द अमाउंट रिसीव एज रीइंबर्समेंट ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम द प्रिंसिपल कंपनी। उसका मतलब कि इसका जो एप्लीकेंट डिस्ट्रीब्यूटर है वो जो GST आउटपुट, क्योंकि आपको पता है इनपुट आपका ITC बनता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट,
और ये आउटपुट टैक्स क्रेडिट मतलब जो आपने सेल की ये आपकी होती है परचेज, आउटपुट होता है आपका सेल। तो उन्होंने बोला है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर जीएसटी देगा वो सेल पे ही देगा, नॉर्मल अमाउंट रिसीव्ड, और जो रीइंबर्समेंट यहाँ इसको यहाँ पे हो रही है ये वाली रीइंबर्समेंट कमर्शियल क्रेडिट नोट वो उसकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी से कम नहीं होगा और उस पर उसको आईटीसी भी रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही सिंप्लीफाइड था। तो सिंप्लीफाइड डायग्राम से कोशिश की आपको समझाने की। अगली एक और सेम जजमेंट आई है जिसमें वही होटल का ही केस था, उस केस में भी कि प्लेस ऑफ सप्लाई उनकी वहाँ की थी। ये सेम राजस्थान है एडवांस रूलिंग की भी सेम जजमेंट आई है। तो कॉन्गो एटी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड था, उनका भी सेम आया है। अगला हमारा जो जजमेंट आई है दैट इज़ हाई कोर्ट की जजमेंट है कैलीकट की, पाइनियर कॉरपोरेशन कार पैकेजिंग सर्विंग एंड सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें क्या हुआ था कि एक यहाँ से स्टॉक की मूवमेंट कर रहे थे। तो आपको पता होगा सेक्शन अगर 67 ऑफ CGST बात करें वो सीजर सर्च एंड सीजर की बात करता है, जहाँ पे ऑफिसर को पावर दी जाती है कि आप कहीं भी प्लेस सर्च एंड सीजर कर सकते हो। पर वहाँ पे जो प्रॉपर ऑफिसर का मेंशन है कि सर्च एंड सीजर अगर करना है दैट ऑफिसर शुड नॉट बी द बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर। अगर आप जॉइंट कमिश्नर से नीचे बिलो का कोई रैंक ऑफिसर सर्च और सीजर में जाता है और वो उसको जो हाई कोर्ट ने बोला कि अगर इससे बिलो कोई ऑफिसर सर्च एंड सीजर में जाता है विदाउट हिज जुरिडिक्शन तो वो बोला जाएगा विदाउट जुरिडिक्शन, मतलब जॉइंट कमिश्नर के बिलो का रैंक ऑफिसर अनलेस एंड वो एक ऑथराइज है बाय द डिपार्टमेंट, अगर उससे बिलो का जुरिडिक्शन वाला जाता है तो वो विदाउट जुरिडिक्शन होगा और इनवैलिड होगा। तो हाई कोर्ट ने उसको क्वैश किया सर्च और सीजर को, क्योंकि कोई ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर उसको एक्सरसाइज कर रहा था। नेक्स्ट जो हुआ है वो हुआ है सेक्शन 69। ये बेसिकली जो जजमेंट आई है ये आई है हाई कोर्ट की, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की है। केस था विकास गोयल का, विकास गोयल, और ये केस लगा था वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर DGI GST इंटेलिजेंस। अब इस केस में क्या था कि जो मेन अक्यूज था वो बोगस बिलिंग में इन्वॉल्व था। बोगस बिलिंग क्या होता है कि लोग जनरली क्या करते हैं, कुछ फर्में इकट्ठी क्रिएट कर लेते हैं और GST के आपस में सेल परचेज करके क्रेडिट को की मूवमेंट करते रहते हैं और GST क्रेडिट काफ़ी इकट्ठा अकुमुलेट कर लेते हैं। तो इस केस में उसने जो विकास था, मिस्टर विकास गोयल, उनका अराउंड 80 करोड़ का बोगस क्रेडिट उन्होंने क्रिएट किया हुआ था। और इस केस में आपको पता है कि कुछ केसेस में हमारा अगर हम GST लॉ की बात करें तो ये नॉन बेलेबल वारंट के केस में, क्योंकि 5 करोड़ या 2 करोड़ के ऊपर कुछ नॉन वेलेंट ऑफेंसेस होते हैं, तो इसको ही इसने बेसिकली फिर हाई कोर्ट में ना अपनी बेल के लिए अप्लाई किया। तो हाई कोर्ट ने स्ट्रेट फॉरवर्ड जजमेंट दी, अक्यूज्ड इज नॉट एंटाइटल्ड टू बेल, क्योंकि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस था, क्योंकि अमाउंट इन्वॉल्व इज मोर देन 5 करोड़। इससे आगे सेक्शन 129 बेसिकली बात करता है जब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में पेनल्टी लगती है कि विदाउट डॉक्यूमेंटेशन आप जा रहे हैं, तो उसमें डिपेंड करता है कि आपका ओनर फॉरवर्ड आता है या ओनर फॉरवर्ड नहीं आता। आपके टैक्सेबल गुड्स हैं तो अलग पेनल्टी, एग्जाम गुड्स हैं तो नीचे भी अगर टैक्सेबल गुड्स हैं अलग पेनल्टी। तो विदाउट डॉक्यूमेंटेशन अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो विदाउट इनवॉइस वगैरह तो ये सेक्शन 129 के केस में आता है। तो यहाँ पे केस क्या हुआ कि जो वेंडर है, जो मतलब सेलर है, वो गुजरात से निकला, गुजरात से उसका जो बायर है वो है उत्तराखंड में, यूके में, एंड जो डिलीवरी होनी है इसकी वो होनी है त्रिवेंद्रपुरम में। आपको ये केस देख के एक चीज़ याद आ रही होगी, बिल टू
शिप टू मॉडल, मतलब बिलिंग होगी यूके में, डिलीवरी होगी यहाँ पे। तो आपको इसमें केस में क्या हुआ कि सेलर ने, यूके के बायर ने बोला कि वहाँ पे डिलीवर करो, ईवे बिल भी सेम उसी तरह प्रिपेयर हुआ, सेम उसने डिटेल्स इंडिकेट की। यहाँ पे क्या हुआ, ऑन दी वे इसको केरला में डिटेन किया गया, पॉसिबिलिटी ऑफ टैक्स इवेजन में। तो इस एप्लीकेंट ने फिर, एप्लीकेंट का एक बार मैं केस लॉ बता देता हूँ, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ केरल। तो उसने जो डिटेंशन हुई उसके लिए उसने केरला हाई कोर्ट में पटिशन डाली। तो केरला हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया, उसके गुड्स को रिलीज़ करवाया, रिलीज़ ऑफ गुड। उसको अनएथिकल और मतलब बेसिकली रॉन्ग बोला गया लॉ में कि आप इस तरह गुड डिटेन नहीं कर सकते। और उसने क्योंकि उसी टाइम EWB 04 होता है, जिसमें आप अगर 30 मिनट्स के ऊपर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरे हैं, इवन दो ऑफिसर आपको हराश कर रहा है, तो आपको 30 मिनट्स में डिटेल डाल के वहाँ पे कंप्लेंट डाल सकते हो। प्लस इसने हाई कोर्ट में जब पटिशन डाली तो हाई कोर्ट ने क्लियर डायरेक्ट किया, रिलीज द गुड एंड द व्हीकल टू द पटिशनर। इससे नेक्स्ट जो नेक्स्ट केस है वो आया है सेक्शन 132 से रिलेटेड। केस था मिस्टर शैलेश राजपाल वर्सेस कमिश्नर। इस केस में क्या था कि जो टोटल अमाउंट रिकवरेबल इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उसमें जो टोटल अमाउंट अभी तक रिकवरेबल निकला था दैट वाज अराउंड 62 करोड़ जो भी टेम्पर्ड और विद एविडेंस था। तो इसमें बेसिकली उन्होंने हाई कोर्ट जो हमारा MP का है वहाँ पे बेल के लिए फ़ाइल की एप्लीकेशन। तो उनको लगा कि इसके अलावा और भी कुछ जो एप्लीकेंट हैं मिस्टर सालेश, वो आगे एविडेंस से टेम्पर कर सकते हैं, तो वो टेम्पर कर सकते हैं। तो उस केस में हाई कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट नहीं करी। एक और चीज़ मैं आपको, जो नेक्स्ट केस आया वो बेसिकली एक और हाई कोर्ट अपना मध्य प्रदेश का ही है, जिसमें आया था मिस्टर नितिन निखारा वर्सेस स्टेट ऑफ MP। तो उस केस में आया था कि जब भी 132 सेक्शन आता है तो जो मैक्सिमम सेंटेंस 132 सेक्शन में बोला गया है दैट इज़ 5 इयर्स। तो 5 इयर्स का जब भी आप उसमें, जब 5 इयर्स का मैक्सिमम होता है तो उसमें जो चार्जशीट है दैट इज़ टू बी फाइल्ड विद इन 16 डेज चार्जशीट। तो अगर विद इन 60 डेज हाई कोर्ट ने इसने बोला कि अगर आपने चार्जशीट हैज़ नॉट बीन फाइल्ड विद इन 60 डेज तो एप्लीकेंट इज एंटाइटल्ड टू बेल बट विद स्ट्रिंजेंट कंडीशंस। इसके अलावा जितने भी बाकी केस लॉज हैं वो सभी ऊपर से जितने मैंने डिस्कस किए उसके कॉमन रहेंगे। तो होपफुली ये जो हम अपनी लॉ की सीरीज़ चला रहे हैं टेक्स अपने केस लॉज की, तो ये मंथली हम इसको ट्राई करेंगे कि मंथली जैसे हमारे पास केसेस आते हैं तो मंथली उसको ज़रूर आउट करेंगे। थैंक यू एवरीवन।